हाय एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि है जल। जल के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, 7th के जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बारे में, इसके बारे में जानते हैं भाई। जल का हम कैसे कैसे उपयोग करते हैं और कैसे जल हमें प्राप्त होता है, इनकी वर्षा कैसे होती है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर क्या बादलों का रूप धारण कर लेता है। यानी कि जब सूर्य की किरणें निकलती है तो उसकी जो किरणों के धूप से जो जल है वो वाष्पित हो जाता है। ठीक है, और ठंडा होने पर जल वाष्प से संघनित होकर बादलों के रूप में, यानी कि जो बादलों का रूप ले लेता है, ठंडा हो जाता है, तब उसके बाद में वो वर्षा के रूप में या हिम के रूप में या सहिम या वृष्टि के रूप में क्या धरती और समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, जैसे महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच, यानी कि चक्कर लगाता रहता है, इसी को क्या कहते हैं, जल चक्कर कहते हैं। जैसे पहले क्या होगा, समुद्र के अंदर से भाप बनी, वाष्पीकरण के रूप में क्या है, ऊपर उठा, उसी के साथ क्या बने, बादल बने। बादल के साथ क्या हुआ, बादल बनते ही क्या है, ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो क्या है, वो बूंदों का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, वर्षण। ठीक है, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित है, वहीं आज भी क्या मौजूद है। जल का उपयोग आज हम पर्यावरण, खेत में सिंचाई के लिए हो सकता है, और सैकड़ों वर्षों पहले जो अमेजन नदी है उसका यह जल उस वहाँ पे भी बहता हुआ होगा। जो लवणीय जल और अलवणीय जल दो तरह के होते हैं वही। ठीक है, अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते और हिमनद है। ठीक है, सोते मतलब कुएं, ताल, नदी, और जो सोते हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जो जल है वो लवणीय है। जो महासागरों के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो जल पाया जाता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा जल लवणीय है, उसमें लवण की मात्रा होती है, जो कि सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाता है। जो नमक निकलता है वो खाने में उपयोग कहाँ से किया जाता है भाई, महासागरों से निकाला जाता है। ठीक है, देखो इसमें दिखाया गया है, फोन को इसमें है, देखो ये देख लेते हैं भैया। जो ग्रेट पियर झील, ग्रेट स्लेव झील है, विनिपिंग झील, सुपीरियर झील, ह्यूरिंग झील, ये क्या की है, उत्तर अमेरिका की है। सॉल्ट लेक भी है, जैसा अल्ट लेक है, नमक की झील है। मिसिसिपी नदी है, ये कैरेबियन सागर है। ठीक है, ये अमेजन नदी जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, एक साइड प्रशांत महासागर, दूसरी साइड अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसी के साथ ये और देख लेते हैं भाई। ये देखते हैं इसमें, दनुबी नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, नाइजर नदी, नील नदी, और जो ये लाल सागर है ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें क्या है, विक्टोरिया झील कांगो नदी के ऊपर है, कांगो नदी के पास में है। ऑरेंज नदी, ठीक, सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। ठीक, इसी के साथ जो ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी जो कि इंडिया की है। हांग नदी, जो कि चीन का शोक कहा जाता है, हायांग भी बोल देते हैं, हांग भी बोलते हैं। पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर। डार्लिंग नदी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कोरल सागर, ये इसके जो मेन चीज़ दे रखी हैं वे देख लिए भैया हमने। इसी के साथ हम जल का वितरण के बारे में जानते हैं भाई, कहाँ पे कितना वितरण पाया जाता है जल, यानी ये किस महासागरों में कितना है, समुद्रों में, सॉरी महासागरों में कितना है, और जो कुओं, नदी, झीलों में कितना पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती का थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी क्यों हुई, ये भी है। क्या पृथ्वी पर मौजूद जो संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। यानी कि जो ये तालिका दी गई है ना, इसमें क्या है कि कौन सा जल कितने % पाया जाता है। जो महासागरों में जल कितना 97.3% पाया जाता है, कितना 97.3% पाया जाता है। जो बर्फ़ के रूप में जो जल पाया जाता है 2.0 पाया जाता है, कितना 2.0 पाया जाता है बर्फ़ के रूप में। भूमिगत जल के रूप में इसकी मोटे मोटे ये कर लो, 97% तो महासागरों में पाया जाता है, 2% पाया जाता है बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, और जो भूमिगत जल के रूप में 68%
समथिंग मतलब 1% के समथिंग। झीलों का लवण जल कितना है? 0.009%। जो महासागरीय समुद्र और जो नमकीन झीलें हैं उनका जल कितना है? 0.009। ठीक है। जो वायुमंडल के अंदर वाष्प है वो कितना है? 0.0019। नदियों के अंदर कितना है? 0.001% है। टोटल कितना हो जाएगा भाई? ये सारा लगा के 100% हो जाएगा भाई। इसमें ज़्यादातर मेन महासागरों के पूछ ले देते हैं। भूमिगत जल के बारे में भी पूछा हुआ है। बर्फ छत्रक के रूप में, यानी कि बर्फ के रूप में कितना जल पाया जाता है वो भी पूछा हुआ है। और एक ये वायुमंडल में जल कितना है ये भी पूछा हुआ है। यानी कि ये मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी के साथ जो महासागरों के अंदर जो जल है उसके अंदर जो नमक की मात्रा है उसको कैसे मापा जाता है? यानी कि 1000 ग्राम जल में क्या है? 1000 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा की औसत लवणता 35/1000 ग्राम है। कितनी है? 35/1000 ग्राम है। इसको कैसे नापा जाता है? ये इसका निशान है लवणता का। ठीक है। एक बार ये नेट में लवणता का जो निशान है इसके बारे में पूछा गया था भाई। ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया और एक जगह ऐसे दे दिए, तो ये बड़ा सही रहा था। इजराइल के जो मध्य सागर में 340 ग्राम लीटर यानी कि लवणता होती है। तैराक इसमें क्या है? तैर सकते हैं, यानी कि डूबते नहीं हैं। ठीक है। इसी के साथ हम साधारण एक क्रियाकलाप दे दी भाई। इसमें पानी के बारे में बताया गया है भाई कैसे पानी कटोरे से निकाल कर रखा जाएगा। सारों का पानी यानी कि एक बूंद नदी का ले लिया, लवण जल की झीलों का ले लिया। ऐसे कुछ डायग्राम वगैरह क्रियाकलाप वगैरह हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? जल हमारे लिए क्यों आवश्यक? जल संरक्षण की विभिन्न विधियां भी हैं। अपने घर में और स्कूल में ये क्रियाकलाप दिए गए हैं। महासागरीय परिसंचरण के बारे में बात करते हैं। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन और जो समुद्री पक्षी वायु में लवणीय गद और लैलों का जो संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत जो महासागरीय जल हमेशा क्या होता है? गतिमान रहता है, इनकी गति करता रहता है। यहाँ कभी कभी शांत नहीं रहता, कभी भी शांत नहीं रहता है। महासागरों की जो गतियाँ को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और जो धाराएं हैं उसके। ठीक है। और जो 22 मार्च है उसको जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या है? जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरंगों के बारे में देख लेते हैं। समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आती है या वापस लौट जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो ये तरंगी क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। तूफान में तेज वायु चलने, यानी कि जो तूफान में जो तेज वायु चलती है तभी वो क्या है? तरंगी उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो अत्यधिक विनाश होता है। भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार और जल के ऊपर नीचे या भूसंकलन के कारण जो महासागरों के अंदर जो जल अत्यधिक विस्थापित एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो विशाल ज्वारीय तरंगें उठती हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर नापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। कितने की? 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से क्या चलती हैं। 2004 के जो सुनामी से भारत का जो तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद जो अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या है? बिल्कुल ही डूब गया था। सुनामी क्या है भाई? एक जापानी शब्द है, पृथ्वी का तांडव। यानी कि ये जो 2004 में सुनामी आई थी उसके बारे में बताया गया है भाई, ये भी पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जो सुनामी तरंगे और पोताश्य तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम है जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा का पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप
यानी कि जो इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट और जो बर्मा प्लेट के नीचे धसक गई थी। जो भारत की प्लेट थी वो बर्मा प्लेट की क्या है नीचे धसक गई थी। एक ऐसी प्लेट एक ऐसे ये नीचे धसक गई थी, बर्मा प्लेट ऊपर हो गई थी भाई थोड़ी। ठीक है, समुद्र जल में जो अचानक से गति उत्पन्न हुई, इस कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय जल लगभग 10 से 20 मीटर क्या है विस्थापित हो गया था, यानी कि 10 से 20 मीटर डूबने लगा, विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए जो विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों पर जल हटने लगा, यानी कि समुद्र के तट से तो जल पीछे हटने लगा और जो भारतीय प्लेट की बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। तब तक जैसे उनकी खींच हुई तब तक तो वो वहीं था, और उसके बाद में जैसे वो प्लेट धंस गई थी तो उसके बाद में जो पानी था वो एकदम सुनामी की तरह दौड़ा और कहाँ चला गया, तटों के पास लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी। इसकी तुलना वैश्विक वायुयानों की गति से की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो हिंद महासागर में भी कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। जो भारतीय सीमा का धुर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगे की लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी क्या है 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई थी। 700 से 900 किलोमीटर या 70 किलोमीटर क्या है कम हो गई थी। समुद्र तट से जो सुनामी की तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके परिणाम 10,000 से भी अधिक लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। जो आंध्र प्रदेश के तटीय यानी कि जो आंध्र प्रदेश और जो उसके साथ पड़ोस के तटीय प्रदेश थे तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। यदि पहले भूकंप का जो अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले क्या हमें मिल जाते हैं। बट भूकंप का तो हमें नहीं पता चलता, बट सुनामी आती है ना तो उसमें 3 घंटे पहले क्या है पानी की हलचल के बारे में, पानी है क्या है बीच में एक सर्कल के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है। प्रशांत महासागर में जो प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में जो हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। देखो भैया सुनामी का तमिलनाडु के तट के पास में, ठीक है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह क्या पिछले कई वर्षों से सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी को प्रणालियों और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है, यानी कि तट के पास से जल क्या पीछे हट जाता है, एक सर्कल का रूप ले लेता है। फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए क्या है इकट्ठे हो गए थे, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा वे दर्शकों की मृत्यु हुई थी, वो जो देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। ज्वार भाटा के बारे में बात करते हैं। दिन में 2 बार नियम से जो महासागरीय जल का ऊपर उठना और जो नीचे गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को क्या है डुबो देता है, तब उसे ज्वार कहते हैं। यानी कि जब ज्वार तट जैसे ये तट है इसको तरंगे आके डबो देती हैं तो वो क्या होता है, ज्वार होता है। जब ये तरंगे पीछे हो जाती हैं या यहाँ से ये जो खाली हो जाता है तट के पास से तरंगे पीछे चलने जा जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाठा कहते हैं। ठीक है, तट से पीछे चला जाता है जब पानी तो उसे क्या कहते हैं, बाठा कहते हैं। लघु ज्वार और वृहद ज्वार के बारे में और देख लेते हैं भाई। सूर्य और चंद्रमा के जो शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार बाटे आते हैं। सूर्य और जो चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसके कारण जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, जब पृथ्वी का जो जल है चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल
अभिआकर्षित यानी कि जल आकर्षित होता है, जिसके कारण क्या आते हैं, उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। क्या होता है, तीनों एक सिध में, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। ये क्या है, इसमें क्या होता है भाई, ग्रहण भी होता है इसमें, क्योंकि इसकी छाया इस पे नहीं आने देता सूर्य, और अगर ये यहाँ जाता तो चंद्र ग्रहण हो जाता, और अब ये क्या है, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। इस समय सबसे बड़े ज्वार की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो वर्त ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम और जो अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में क्या है, महासागरीय जल पर पड़ता है। विपरीत दिशाओं में जो महासागरीय जल पर पड़ता है, जिससे क्या होता है, निम्न ज्वार उत्पन्न होते हैं। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है, यानी कि जो उच्च ज्वार आते हैं तो वो नाविकों को सहायता करते हैं। ये जल स्तर के तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, यानी कि जल का जो बहाव होता है वो तट की तरफ होता है ऐसे, तो ये जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। जो ज़्यादा मछलियाँ तट के क्या निकट आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जल के ज्वार उतार चढ़ाव का जो उपयोग विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसी तरह जो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में जो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है। जो महासागरों के अंदर जो धाराएं होती है वो क्या है, गर्म भी होती है और ठंडी भी होती हैं। भूमध्य रेखा के आसपास से उठी हुई धाराएं क्या होती है, गर्म होती है, जबकि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से आने वाली जो धाराएं होती है वो क्या होती है, ठंडी जलधाराएं होती हैं। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, जबकि ठंडी जलधाराएं ध्रुवों और उच्च अक्षांशों की से उष्णकटिबंधीय और जो निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। जो लैब्राडोर क्या है, एक शीत जलधारा है, और जो गल्फ स्ट्रीम्स है वो क्या है, एक गर्म जलधारा है। किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से जो स्थलीय सतह का जो तापमान गर्म हो जाता है, जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ क्या है, मछली पकड़ने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। जापान के आसपास और जो उत्तर जो अमेरिका के पूर्वी तट इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये धाराएं हैं भाई, इसके बारे में और देख लेते हैं धाराएं क्या क्या। देखो जो रेड कलर की हैं ये तो है भाई गर्म धाराएं, जो ब्लू कलर की ये ठंडी धाराएं हैं। जो अलास्का की धारा गर्म धारा है। कैलिफोर्निया की धारा जो नीचे आ रही है वो क्या है, ठंडी जल धारा है। ठीक है, इसी के साथ जो उत्तरी विषुवतीय धारा ये भी क्या गर्म है। इसी के विपरीत जो विषुवतीय विपरीत धारा ये भी गर्म है। हैबोल्ट की धारा क्या है, एक ठंडी जल धारा है। और जो पश्चिमी वायु प्रवाह क्या है, पश्चिमी वायु प्रवाह ठंडा है। पश्चिमी वायु प्रवाह यहाँ पे भी ठंडा है, यहाँ पे फोकलैंड की जो धारा है वो भी ठंडी है। ब्राजीलियन धारा क्या है, गर्म धारा है। वेनेजुएला की धारा ठंडी जल धारा है। इक्वेडोर विपरीत धारा क्या है, गर्म धारा है। इसी के साथ जो कैनरी की धारा क्या है, ठंडी जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा एक गर्म जल धारा है। लैब्राडोर की जो धारा ऊपर से आ रही है वो क्या है, एक ठंडी जल धारा है। इसी के साथ जो उत्तरी अटलांटिक अपुआ क्षेत्र से आने वाली जो जा रही है वो क्या है, गर्म जलधारा है। हिंद महासागर में अगुलास की जलधारा गर्म जलधारा है। पश्चिमी जो वायु अपुआ है वो क्या है, ठंडा है। इसी के साथ जो ऑस्ट्रेलियाई धारा भी क्या है, ठंडी है। यूरेशिया की धारा गर्म है। आयुशिया की धारा ठंडी है। ठीक है, ये जलधाराएं दी गई हैं भाई, इनको अच्छे से देख लेना। इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाता है, तो कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी यानी कि गर्म है। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। यहाँ कुहार वाले मौसम बनता है, जिसके नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। यदि कुहार वाला मौसम मिलता है वहाँ पे यानी कि नाव वगैरह नहीं चलाई जाती, उसमें बाधा आती है। ये टिक द करेक्ट आंसर और कर लेते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन है। वह प्रक्रम जिसमें लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच यानी कि चक्कर लगाता रहता है, वो क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है।
ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, कहाँ पे होती हैं? ध्रुवों के निकट नहीं भी, ठंडी होती है ध्रुवों के निकट, तो भूमध्य रेखा के निकट। दिन में 2 बार नियम से जो महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? जैसे ऊपर उठेगा तो क्या कहलाएगा? ज्वार, और जैसे पीछे गिरेगा तो वो क्या कहलाएगा? बाटा। तो क्या कहलाएगा? ज्वार बाटा। ठीक है। आज हमारा जो 5 नंबर चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट पे चलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।